हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 की। तो जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर आपको इधर आई बटन में भी वो लिंक देखने को मिल रहा होगा। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा हुआ है तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं नर्स इक्वेशन से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नर्स इक्वेशन। दोस्तों, मैंने सुना है इस नर्स इक्वेशन ने बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसको मैं एकदम अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, नर्स इक्वेशन को समझने से पहले हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये समझना पड़ेगा कि इस इक्वेशन की हमें जरूरत क्या है। पहले जब हम लोग ये समझ लेंगे इस इक्वेशन की हमें जरूरत क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है। तो देखो, अभी आप लोग फिर से पीछे चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था फर्स्ट वाली वीडियो में? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा ई नॉट सेल होता है वो इक्वल टू किसके होता है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। अब एक चीज ये बताओ, इसमें देखो आप लोगों को पता है जब भी स्टैंडर्ड का मतलब क्या था? स्टैंडर्ड का मैंने मतलब बताया था कि जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो 1 मोलर हो। अगर कहीं पे कोई गैस आ रही है तो उसमें क्या हो, उसका जो प्रेशर हो गैस का वो कितना हो? 1 बार हो। राइट। जो हमारा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ, जो हमारा सेल पोटेंशियल दोस्तों निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। लेकिन अब ऐसा है तो नहीं कि हर बार जो आप कॉन्सेंट्रेशन लो वो 1 मोलर ही बैठे। ऐसा तो नहीं आप जो भी सेल बनाओ उसमें जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हो वो सारे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में हो। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर नहीं है, और उसका अगर हमें क्या निकालना है? उसका हमें निकालना है सेल पोटेंशियल ई सेल। तो हम लोग यूज करेंगे नर्स इक्वेशन का। तो इसको पहले मैं इक्वेशन लिख के आप लोगों को बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नर्स इक्वेशन हमें तब यूज करनी पड़ेगी जब अगर हमें एक सेल पोटेंशियल निकालना है एक ऐसे सेल का जिसमें कि जो कैथोड और एनोड्स में हम लोगों ने सॉल्यूशंस यूज किए हैं वो यूनिटी नहीं हो, मतलब स्टैंडर्ड रेंज में नहीं आ रहे हो, 1 मोलर नहीं हो। ठीक है, तो पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ई सेल। तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा? वो होगा आपका ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉन क्यू सी। ये है आपकी नर्स इक्वेशन। अब आप लोग देख रहे हो कि क्या एकदम बड़ी सी इक्वेशन लिख दी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ई सेल क्या है जो हमें निकालना है, मतलब ये क्या है? आपका सेल पोटेंशियल है। ई नॉट सेल क्या है? ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। और ये ई नॉट सेल कहाँ से निकालते हैं हम लोग? याद करो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल के हिसाब से हम लोगों ने निकाला हुआ है ये। तो ये हो गया ई सेल, हो गया ई नॉट सेल हो गया। अब ये क्या है? आर टी। आर क्या है? अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू कितनी होती है बताइए आपको? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके। टेम्परेचर क्या बचा? टेम्परेचर। तो मोस्टली टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है कि हम लोग अक्सर जो रिएक्शन लेते हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही लेते हैं, मतलब 298 केल्विन पे लेते हैं, 298 डिग्री केल्विन, या फिर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। चलो, ये बात हो गई। अब नीचे क्या बचा? एफ। एफ क्या है दोस्तों? एफ है फैराडे। मतलब ये है कि अगर हम लोग 1 मोल चार्ज पास करें, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करें, तो उस पर कितना चार्ज होगा? तो वो होता है हमारा 96500 कूलाम पर मोल। ये सी मतलब कूलाम है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सी मतलब कूलाम। और इसकी एक्चुअली वैल्यू जो वो होती है कुछ 96487, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख लेते हैं? 96500 कूलाम पर मोल लिख लेते हैं, तो वो भी चलेगा। तो ये हो गया, देखो हमारा ये सब में लग गया। अब आप लोगों को देखो क्या क्या पता है? ई सेल, ठीक है, आप समझ गए होगा कि क्या निकालना है। ई नॉट सेल भी आपको पता हो गया, आर टी एफ भी पता हो गया। अब जो एन क्या है? एन है दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर कोई भी एक रिएक्शन हो रही है हमारे सेल में, तो उसमें जो है दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं, मतलब कि कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे एन। तो हमारा आर क्लियर हो गया, टी क्लियर हो गया, एन क्लियर हो गया, एफ क्लियर हो गया। अब क्या बचा? ये लॉन क्यू सी। ये लॉन क्या है? ये है नेचुरल लॉग। लॉग बेस ई जो कहलाता है वो होता है आपका नेचुरल लॉग। और क्यू सी क्या है? ये आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे हम लोग निकालते हैं उसी की जैसा होता है ये क्यू सी। मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची होती है तब होता है क्यू सी। तो बेसिकली आप लोग सब कुछ समझ गए होगा। अब इन दोनों पार्ट में दिक्कत आ रही होगी, तो उसको अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले दोस्तों थोड़ा लॉग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे, उनको लॉगों को समझ में आता नहीं है ज़्यादा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि लॉग एक्चुअली होता क्या है। तो लॉग ऐसे समझो कि यहाँ पे इसको हटाते हैं। हाँ,
तो ऐसा समझो कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या हो रही है, मल्टीपल में बढ़ रही है। मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, दूध से कर्ड बना रहे हो, तो कर्ड में बैक्टीरिया किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। तो मान लो अपने कर्ड में बैक्टीरिया डाला होगा और उसमें एक बैक्टीरिया होगा तो क्या करेगा, 20 मिनट्स के बाद एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। 40 मिनट्स के बाद क्या होगा, 2 से 4, 4 से कितने होंगे 8, 8 से कितने होंगे 16, 16 से कितने होंगे तो आपके 32, 32 से कितने होंगे 64, 64 से कितने होंगे आपके 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1048। तो ये क्या हो रहा है कि एक एक टाइम पॉइंट के बाद में आपकी वैल्यू जो है जस्ट डबल होती जा रही है। तो अगर आप इसका एक ग्राफ बनाओगे तो सोचो आपने पहले तो बना दिया एक्स वाई एक्सिस पे 1, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे आपने बनाया 1, तो आप क्या सोचोगे बराबर इंटरवल लोगे 1 2 3 4। तो पहले क्या हो रहा है, पहले टाइम पॉइंट पे जैसे 1 बैक्टीरिया थे, अगले पे कितने हुए 2, उसके बाद वाले टाइम पॉइंट पे कितना है डायरेक्ट 4, 4 के बाद में 16, 16 के बाद में, तो ये कितना ग्राफ एक्चुअली हम बना नहीं पाएंगे इसको। तो उसमें मैथमेटिशियन ने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह लॉग लगा दिया। लॉग का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ बढ़ रही है वो मल्टीपल्स में बढ़ रही है। जैसे कि अब इन लॉग से हमें आसानी क्या हुई कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी, अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, हम अभी बात करते हैं लॉग बेस 10 की। किसकी बात कर रहे हैं, लॉग बेस 10 की। तो ऐसे समझो कि जब कोई भी क्वांटिटी 10 है, उन्होंने क्या किया, देखो 10 की पावर 1 लिख देंगे तब भी तो 10 रहेगा। ऐसी अगर तो ये क्या हो 10 हो गया। ऐसी अगर देखो 100 है तो हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो वो 100 हो जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास 1000 है तो हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो वो हमारा 1000 हो जाएगा। और अगर हमने 10 की पावर 4 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, वो 10,000। ओके, तो जो एक्चुअली यहाँ पे हमने पावर लिखी कितना 10 की पावर मान लो x, तो वही आपका लॉग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहीं पे निकालूंगा log 10 तो वैल्यू आएगी 1। अगर मैं निकालता हूँ log 100 तो वैल्यू आ जाएगी 2। मैं निकालता हूँ log 1000 तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। तो आपने क्या देखा कि जो 10 की पावर में जो चीज़ आ रही थी वही लॉग हो गया हमारा, और 10 हमने यहाँ पे लिया, इसका मतलब जो हमारे लॉग का बेस है वो है 10। अब जो हमने यहाँ पे ln लिखा है ये है नेचुरल लॉग। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है e, लॉग बेस e। ई की वैल्यू कुछ तो ऐसे होती है 2.71 समथिंग होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि 2.71 की पावर जो भी होगी वो उसके लॉग में आ जाएगी। और अगर 2.71 की पावर 1 है तो वो हो जाएगा लॉग बेस का 1। ऐसी अगर यहाँ पे x की जो भी पावर होगी वही उसका लॉग हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे क्या हो रहा था x की पावर 1 थी तो हमने क्या लिख दिया कि log 10 की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे हमने क्या लिखा, देखो पावर मतलब 100 को लगाएंगे 10 की पावर 2 तो हमने क्या बोल दिया, ये हो गया log 2। तो जो पावर आ रही है वो हमने उसको उस तरह से बना लिया। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे है हमारे पास में नेचुरल लॉग, लेकिन जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो हम करते हैं लॉग बेस 10। तो उसको देखो इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, जो आपका लॉग बेस ई है, ठीक है, लॉग बेस ई को मैं सिंपल ln लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग। इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से, किससे 2.303 से, तो क्या होगा जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्चुअली लॉग बेस 10 में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो अभी तक क्या RTNF तो हमें पता था, लॉन की बात थी, तो लॉन को हम कर लेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग बेस 10 में। अब क्या बचे QC देख लेते हैं। अभी ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को एक बार मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। जैसे कोई भी एक नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन समझते हैं, जैसे कि अपना यही समझ लो जो हम लोग बात कर रहे हैं डैनियल सेल वाली। तो उस रिएक्शन में दोस्तों क्या है हमारे पास में, जिंक है सॉलिड फॉर्म में, फिर क्या हो रहा है और कॉपर कैसा है एक्वस फॉर्म में। उसके बाद में क्या हो रहा है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए मान लो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक आ जा रहा है आपका एक्वस फॉर्म में और कॉपर जो बन जा रहा है वो बन जा रहा है सॉलिड। तो अगर हम यहाँ पे देखो उसका केसी निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमारा क्या होता है, वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेड डबल पॉजिटिव, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइडेड बाई क्या चीज़, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर डबल पॉजिटिव। अब इसमें होता है क्या है कि जितने भी हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी हम कॉन्सेंट्रेशन लेते नहीं है, या फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मान लेते हैं 1, तो हमारे यहाँ से देखो Zn चला जाएगा और यहाँ से कॉपर चला जाएगा। तो सिंपली जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस थिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। अब ये तो हुआ हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कब, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। अब मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमने केसी लिखा है सिंपली इसी केसी को हम लोग क्या लिख देंगे QC। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये आपने शायद 11th क्लास में है, तो अगर याद पड़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही सिंपल सा है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है और अगर हम लोग ये चीज़ निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा QC। तो देखो अब आपको इस रिएक्शन में सारी चीज़ें आ गई हैं समझ में। हाँ, तो देखो आपको दोस्तों अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी है ऊपर, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं समझ में। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
अब मैंने क्या किया, जो इसको मैं क्या कर रहा हूँ लॉग बेस 10 में चेंज करना है, तो मैंने क्या किया 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 ऑफ QC। ठीक। अच्छा अब ये सोचो, देखो मैंने R की वैल्यू पे आपको बताई, T की वैल्यू बताई कि मोस्टली T 298 डिग्री केल्विन पे लेते हैं, और हमारा ये F की वैल्यू बताई 96500 कूलाम पर मोल। तो अगर मैं इन सब की वैल्यूज यहाँ पे लगा दूँ तो देखो क्या हो जाएगा, तो सिंपली इतना रहेगा, ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एफ लॉग बेस 10 QC। तो बस इतना सा अगर आप याद रख लोगे तो हो गई आपकी नर्स इक्वेशन। देखो इस वाली इक्वेशन को देख लो ध्यान से कि हमने क्या किया कि मोस्टली क्या रहेगा, आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 298 केल्विन, आर की वैल्यू फिक्स्ड है, एफ की वैल्यू फिक्स्ड है, और 2.300 हमने सबकी उससे मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आया 0.059 डिवाइडेड बाय n। तो दोस्तों यही है हमारे नर्स इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन इसी इक्वेशन की हेल्प से एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इक्वेशन को, और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ अपनी एनसीईआरटी से, आपको यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो उन्होंने क्या बोला है, रिप्रेजेंट अ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एक इन्होंने सेल दे रखी है हमें, और उसमें एक रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, उन्होंने दे रखी है 0.0001 मोलर। ठीक है, इससे बन क्या कह रहा है, इससे बन रहा है आपका मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.130 मोलर, प्लस आपका क्या बनना है 2 सिल्वर सॉलिड। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, हाँ एक चीज़ और हमें यहाँ पे ई नॉट सेल गिवन है, ई नॉट सेल हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3.17 वोल्ट, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है जो कि 3.17 वोल्ट। हमसे क्या क्या पूछे उन्होंने, दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने रिप्रेजेंट द सेल, मतलब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने हमें कि कैलकुलेटेड ई सेल, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई सेल, मतलब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, और हमें दे क्या रखा है ये सारी चीज़ें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, बुक रख देते हैं साइड में। तो देखो पहले इन्होंने क्या बोला, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, तो हमें पता ही है सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वही रिएक्शन के हिसाब से दिख रहा है, देखो क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम सॉलिड था, उससे क्या बन रहा है Mg डबल पॉजिटिव, नीचे लिख दो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, एक तो ये एक्वस है और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.130 मोलर। उसके बाद में फिर से वही सॉल्ट ब्रिज लगा, तो एक सॉल्ट ब्रिज लगाने का बाद ये लिख दो, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका Ag पॉजिटिव से क्या बना है, Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.0001 मोलर। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है आपका Ag सॉलिड। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जैसे ये जो दिखा रहा है ना 2Ag पॉजिटिव और 2Ag, तो यहाँ पे ये सिंपली इन्होंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए सिल्वर का अमाउंट बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दी अपने सेल के लिए, ये मैंने आपको मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई था इसको कैसे करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो उन्होंने हमसे पूछा है ई सेल। तो देखो ई सेल निकालने के लिए फिर से वही नर्स इक्वेशन लगाते हैं। तो हमें पता था ई सेल निकालने के लिए क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग बेस 10 ऑफ QC। ठीक, अब देखो n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहा है, मैग्नीशियम से क्या बनना है, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। या फिर ऐसे देखो सिल्वर से क्या हो रहा है, देखो सिल्वर से Ag बन रहा है वापस, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन इसलिए उन्होंने क्या करा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो वो यहाँ पर सिंपली जो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो मैंने यहाँ पे लगा के 2 लिख दिया। अब हमारे पास में बचा क्या, सिर्फ हमें निकालना है लॉग QC, और ये ई नॉट सेल हमें ऑलरेडी दे रखा है 3.17 वोल्ट। तो उसको हम इरेज करते हैं, बाकी इसको लिखते हैं फिर ऊपर, तो सबको ऊपर लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों फिर से यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ई सेल इक्वल टू क्या था, ई नॉट सेल की जगह क्या लिख देंगे 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि एन की वैल्यू 2 हो गई, इंटू लॉग बेस 10 ऑफ QC की जगह आप ये लगा देते तो क्या आ जाएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, और वो भी उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो ये हमने यहाँ से देख के निकाली, आप लोगों ने पढ़ाई भी होगा ये पहले। ठीक, अब सिर्फ हमें से वैल्यूज लगानी, हम बात खत्म हो गई। तो ये सेल कितना हो जाएगा, फिर से लगा दें 3.17 माइनस, अब देखो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा
5, इतना ही लिख लेते हैं, ज़्यादा नहीं जाते उससे आगे, इंटू लॉग, अब देखो mg की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.130 डिवाइडेड बाई ये कितना है आपका 0.0001 और वो भी उसका स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब ये फिर से वही आ गया लॉग, तो अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ आप लोग और याद रखो, कभी भी अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है log x अपॉन वाई, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है log x माइनस log y। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा log 0.130 माइनस log 0.001 टू द होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको ये अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम बाद में इस इक्वेशन में वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, तो आप देखो उसको सिर्फ अभी मैं सिर्फ log को सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप देखो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा log 0.130 माइनस log, ठीक, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.1234 है ना ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली 1 × 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूँ। देखो तो अब ये क्या, अभी इसका स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा मेरा सिंपली 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे log 0.130 माइनस log 10⁻⁸8। ठीक है, आपको पता ही है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है यहाँ पे, और log बेस 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। हाँ, और हमें क्या पता है log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही लिखते हैं, देखो log 0.130 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का इधर 8 आ जाएगा बाहर, और कितना बचेगा यहाँ पे log 10 की हो जाएगी वैल्यू 1। ठीक, तो इसका कितना बचा, ये जो है log 0.130 यार, इसका क्या करना पड़ेगा, आपको log टेबल में से वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करो एक बार log 0.130 की वैल्यू देखो log टेबल से, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0.886 के आसपास आएगी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8। तो ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी जगह, log की जगह हम लोग सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाद में जो वैल्यू आई उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0295 से, और इसमें से माइनस कर देंगे, तो सिंपल सी जो वैल्यू आएगी निकल के, तो इसका पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 0.21। इसमें से सिंपल से इसको माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 का 6 और यहाँ पे 11, तो मतलब आपका कितना हुआ 9 और यह है 2, तो 2.96 वोल्ट। तो ये होगा आपका दोस्तों उसका आंसर ई सेल का। तो उस क्वेश्चन को दोस्तों आप निकालते हैं और चलते हैं आगे। अब आगे हमें क्या देखना है, हमें नर्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो अभी कर देते हैं। तो फिर से नर्स इक्वेशन लिख देते हैं। देखो क्या था नर्स इक्वेशन हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 QC। ठीक, ये थी हमारी नर्स इक्वेशन। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, अगर हमें नर्स इक्वेशन निकालना है इक्विलिब्रियम पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोग फिर से वही अपना जिंक डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं, तो दोस्तों वहां पे लिख लेते। तो हमारा क्या था कि देखो जिंक था सॉलिड, और क्या था कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में। उसके बाद में क्या हुआ, उसको एक रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेते हैं, तो कितना बचेगा आपके पास Zn डबल पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर ये मानो दोस्तों कि ये रिएक्शन में कितना हो रहा है कि देखो इन दोनों से तो हमें मतलब नहीं है, तो दोनों सॉलिड है, तो ये तो कुछ काम करेंगे नहीं। अगर जब क्या होगा कि कॉपर और जिंक का अमाउंट बराबर हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये रिएक्शन एक तरह से क्या होगा कि दोनों के पोटेंशियल, देखो जो भी हम, अगर आपको हाफ सेल दोनों याद हो, तो क्या हो रहा है कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, किस चीज़ का, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये अमाउंट बराबर हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे वो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। वो डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब दोनों साइड का पोटेंशियल हो जाएगा बराबर और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली जो हमारा ई सेल है वो हो जाएगा जीरो। तो इतने सब कुछ कहानी बताने के लिए सिर्फ मैंने आपको इतनी सारी कहानी इसलिए बताई कि हमारा इक्विलिब्रियम पे ई सेल हो जाएगा जीरो। जब इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो जाएगा तो देखो हमारी नर्स इक्वेशन में क्या क्या चेंज आएगा। नर्स इक्वेशन में ये चेंज आएगा, जो क्यूसी था उसकी जगह हम लोग लिख देंगे केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो ये है ई सेल वो हो जाएगा जीरो। जब ई सेल जीरो हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ई नोट सेल को साइड ले आएंगे, ई नोट सेल, और क्योंकि ये प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 और के सी। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब सिंपली हमारा जो ई नोट सेल है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 0.0591 अपॉन n log के सी। बस सिंपली अगर मैं लिखूं कि log के सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, log के सी हो जाएगा हमारा, इधर ले आओ देखो, ई नॉट सेल इंटू n डिवाइडेड बाय 0.0591। तो ये हो गया आपका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और
हमारे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में ऑन दी विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। तो दोस्तों उसका भी एक जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों फिर से इसका क्वेश्चन मैं अपनी बुक से लिख लेता हूँ, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, इसका हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड है और उसके साथ में क्या है 2Ag पॉजिटिव, और इससे बनेगा क्या, इससे बन रहा होगा आपका कॉपर डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक, ये दे रखा है। उसमें हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है उन्होंने E0 सेल, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है, वो दे रखा है 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। ठीक है, इसमें हमें निकालना है क्या, इसमें हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, बुक को रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, हमने अभी देखा था कि E0 सेल इक्वल टू क्या था हमारा 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग Kc। ठीक, अब देखो यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ भी देख लो। कॉपर से क्या बना है, कॉपर डबल पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। या फिर ये देखो सिल्वर ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया लेकिन 2 सिल्वर थे, तो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू हो गई सिंपली यहाँ पे 2। तो जो हमारा और E0 की वैल्यू भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 0.46, तो लिख देते हैं 0.46। ठीक है, n को उधर ले आए तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय इसको यहाँ से ले आए 0.0591। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका लॉग Kc। ठीक, अब देखो इन सब की मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो मैं अपनी नोटबुक में से देख लेता हूँ, लेकिन आप लोग इनका मल्टीप्लाई खुद से करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 15.6 इक्वल टू लॉग Kc। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब हम Kc को कैसे निकालें, क्योंकि ये तो Kc तो लॉग में है। अब Kc लॉग में है तो फिर हम नहीं करें। अभी तक हमें क्या पता था, अभी तक लॉग के साथ में कोई वैल्यू होती थी तो हम उसका निकाल लेते थे। हमें पता था कि लॉग 10 हो गया तो 1 हो गई वैल्यू। ठीक है, लॉग 100 हो गया तो वैल्यू 2 हो गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या कि हमें Kc की वैल्यू निकालनी है जो कि लॉग के साथ में है, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंटी लॉग। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से भी क्या मल्टीप्लाई कर दो आप एंटी लॉग, इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दो किसकी, इसकी एंटी लॉग से। तो देखो क्या होगा, लॉग और एंटी लॉग हो जाते हैं आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा Kc। तो सिंपली आपका Kc क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.6। हाँ, फिर से वही सोचोगे कि अब हम एंटी लॉग कैसे निकालें 15.6 का, तो मैं वो बता देता हूँ साइड में लिख के। तो इतना हम कर देते हैं इरेज। सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कि Kc जो आएगा हमारा वो आएगा एंटी लॉग ऑफ 15.6। ठीक, तो अब जैसे फिर से वही याद करो जरा, क्या बताया था कि हमारा अगर 10 की पावर x जो होती है वही हमारा लॉग हो जाता है, कि log x इक्वल टू कितना होगा 10 की पावर x। अब जब हम एंटी लॉग लगाते हैं तो एंटी लॉग क्या लगाएंगे, क्योंकि एंटी लॉग में जो चीज़ ये रहेगी अंदर में वो क्या चलेगी, वो 10 की पावर में चलेगी, उल्टा हो जाएगा अभी। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जो एंटी लॉग में जो वैल्यू दे रखी है वो क्या होती है 10 की पावर में चली जाएगी। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 10 की पावर 15.6, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 10 टू पावर 15 इंटू 10 टू पावर 0.6। तो ये तो 10 टू पावर 15 एज इट इज रहा। ये जो 10 टू पावर 0.6 है, इसको निकालने के लिए क्या करो आप, सिंपल सा एक लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल देख लो। तो एंटी लॉग में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 0.6 की, आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को ना वो देख के एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। जैसे कोई भी चीज़ का एंटी लॉग निकालना है तो डेसिमल से पहले की जो यूनिट है वो सीधा 10 की पावर में चली जाएगी। तो यहाँ पे कितना था 15.6 था, तो उसका मतलब एक तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 10 टू पावर 15 के टर्म्स में। अब बच्चा ये, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.92 इंटू 10 टू पावर 15। और ये क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो यही हो गया आपका आंसर। तो देख लो इसको एक बार और अच्छे से कि हमने एंटी लॉग लिया 15.6 का, और जो एंटी लॉग निकलेगा 15.6 का, तो वो आएगा 3.92 टू 10 टू पावर 15। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि डेसिमल से आगे की जो भी डिजिट है वो सीधी चली जाएगी 10 की पावर में। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आंसर आना है वो हमारा किसके आसपास आ सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। अब आगे और चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे गिब्स एनर्जी की एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं कि गिब्स एनर्जी होती क्या है। तो ये सब फिर से अगेन थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, तो वो अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया है। तो जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तब उसमें डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि गिब्स एनर्जी क्या होती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझ लो कि जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन से हमें क्या एनर्जी मिल सकती है, उस रिएक्शन की एनर्जी को अगर हम लोग वर्क में कन्वर्ट करें तो हम कितने वर्क में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे के कैलकुलेशन जो होती है वो होती है गिब्स एनर्जी के टर्म्स में। तो बस ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे ये पता चलेगा कि अगर हम चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालें, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन,
तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका -NF सेल के बराबर। मतलब अगर कोई भी एक देखो आपका क्या है, एक सेल है, तो सेल से आप कितना वर्क कर सकते हो, या सेल एक जो सेल है वो कितनी एनर्जी आपको दे सकता है, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। किससे? अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता है, ये क्या होगा, ये आपका गिब्स एनर्जी हो गई, गिब्स एनर्जी, और बेटर राइट चेंज इन गिब्स एनर्जी। और ये क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ पता है फैराडे है, और ई क्या है अपना वही सेल पोटेंशियल। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया चेंज इन गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेल पोटेंशियल। अब इसमें एक चीज हम लोगों को बहुत ध्यान में क्या रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो है ये क्या, कि जो हमारा ई सेल होता है वो क्या होता है, वो एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी होता है, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डेल्टा जी या फिर डेल्टा आर जी, वो क्या है, वो एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इनसे क्या मतलब है मेरा, वो फिर से समझो जरा, उसको एक रिएक्शन की हेल्प से समझाता हूँ। फिर से भाई डेनियल सेल वाली रिएक्शन लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर डबल पॉजिटिव, क्या बना है यहाँ पे आपका, जिंक डबल पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर आपने ये एक रिएक्शन लिखी तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। पता ही है कॉपर के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो वहाँ पे जिंक को मिल गए, कॉपर जो है कॉपर सॉलिड बन गया। नहीं हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक, कॉपर ने क्या किया, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर डबल पॉजिटिव आ गया और जिंक कॉपर बन गया कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस पूरी रिएक्शन की 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब ये भी 2 लगा दूँ, यहाँ पे भी 2 लगा दूँ, यहाँ पे भी 2 लगा दूँ, तो यहाँ पे भी 2 लगा दूँ, तो अब ये होगा क्या दोस्तों कि जो इसका ई सेल निकलेगा वो बराबर ही निकलेगा। मतलब जो ई सेल, ऐसा नहीं है कि अगर इस बैटरी का वोल्ट पहले 1.1 था और आपने सब चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो वो 2.2 हो जाएगा, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो रिएक्शन का प्रोपोर्शन है, देखो एक रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय जो दूसरा रिएक्टेंट है वो तो अभी भी वैल्यू बराबर है ना, 2/2 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, जो पहले भी था अगर हमने 2 नहीं लगाया था। तो ई सेल में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारी गिब्स एनर्जी है वो क्या होगा, एनर्जी हमें डबल मिलने लगेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो अब इस केस में क्या लगाएंगे, डेल्टा आर जी जो लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, पहले इस केस में क्या हो रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन अभी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, 4, तो ये हो जाएगा 4f ई सेल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था जो आपको बताना था कि ये जो आपका गिब्स एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और जो हमारा ई सेल है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा, इसलिए वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और डेल्टा जो जी है वो एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे इसी रिएक्शन में जब हमने 2 नहीं लगाया था तो सिर्फ हमें पता था 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लगा के काम चलते थे। लेकिन हमने क्या करा, सबकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ई सेल तो एज इट इज ही रहा, लेकिन हमें जी के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो ये था हमारा रिलेशन किसमें, गिब्स एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ई सेल। अब ये समझो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबकी यूनिटी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो जो गिब्स एनर्जी है वो क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बन जाएगी। मतलब जो डेल्टा आर जी नॉट बन जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ऐसा ही रहेगा, एफ भी ऐसा ही रहेगा, और जो ई है वो क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल। तो ये भी सेम ही है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बस आपने क्या करा, सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी कर ली, तो जो गिब्स एनर्जी है वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बन गई, और ई सेल है वो क्या बन गया, स्टैंडर्ड ई सेल बन गया, बस। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, और इसमें एक चीज़ और है जो और कर लेते हैं, फिर ये पार्ट हो जाएगा ख़त्म। तो देखो अभी हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया कि अगर हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी लगा दें तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी आपकी एन एफ ई नॉट सेल। और अभी हमने क्या देखा है, ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक रिएक्शन निकाला है, इससे एक रिलेशन निकाला है जैसे इससे पहले। तो हमारा अगर हम इसमें वही रिलेशन लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखो -n तो ऐसे ही रहेगा, एफ भी ऐसे रहेगा। अब ई नॉट सेल की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, ई नॉट सेल हमने इक्वल टू कितना दिखा दिया था, वो दिखा दिया था 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग के सी। तो हम यहाँ पे उसको पूरा लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं देखो 2.303, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, फिर क्या लॉग बेस 10 ऑफ के सी अपॉन क्या था, नीचे क्या था, एन एफ। तो यहाँ से क्या होगा, आपका एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, और जो डेल्टा जी आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका -2.303 आर टी लॉग बेस 10 ऑफ के सी। तो ये एक और नया रिलेशन आ गया, किसमें आ गया, डेल्टा जी और
Kc में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो ये बस 3 हो गए। एक देखो हमने नर्स इक्वेशन पढ़ ली, फिर हमने नर्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में पढ़ लिया, और तीसरा क्या पढ़ लिया हमने, गिब्स एनर्जी और नर्स इक्वेशन का एक रिलेशन। तो ये 3-4 रिलेशन है। क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सब इसी पे बेस्ड आएंगे, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 बार ये इक्वेशन आप लिख के देखोगे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर से इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा है, मैं अपनी एनसीईआरटी में देख रहा हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। क्या बोला इन्होंने, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो फिर से भाई हमारी ये इन्होंने रिएक्शन दे रखी है, तो एक्चुअली सब कुछ तो दे ही रखा है इन्होंने। देखो ये रिएक्शन दे रखी है जो हमने अभी लिख ली थी, जिंक वाली, फिर कॉपर डबल पॉजिटिव, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका बन जाएगा जिंक डबल पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, इसका ई नोट सेल हमें पता ही है पहले से भी, और इन्होंने भी दे रखा है क्या, 1.1 वोल्ट। हमें सिर्फ निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल्टा जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये हमारे लिए, क्योंकि अभी देखो हमने सॉल्व किया था, क्या क्वेश्चन लगाया था कि डेल्टा जी नॉट क्या लगाया था, इक्वल टू कितने लगाया था, माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या पता है इसमें, आपको ई नॉट की वैल्यू पता है, सब लिख ही देता हूँ एक्चुअली मैं। माइनस देखो एन का पता है, एन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो 2 लगा दिया। एफ का पता है 96500 होता है, और ई नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 1.1 दे रखी है। सबको मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर आ जाएगा। और जो डेल्टा जी आएगा, क्योंकि ये एनर्जी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जूल में रिपोर्ट करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसको किलो जूल में रिपोर्ट कर देंगे। जैसे इसमें जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो आ रही है माइनस का 21,227 जूल। तो इसी को उन्होंने क्या लिख दिया है, इन्होंने इसको क्या कर रहा है, देखो था क्या करा है, यहाँ पे डेसिमल देखो 3 पॉइंट शिफ्ट किया है, 1 2 3, मतलब इन्होंने कितने दिया, 21.22 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ को हम बोलते हैं के, तो हो जाएगा कितना, किलो जूल। तो ये आंसर हो गया। तो चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। तो ये क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही सिंपल सा था। अब थोड़े से और टफ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो इसको हटाते हैं यहाँ से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या लिखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो हमें क्या देखना है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उसका pH कितना है, 10। उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें निकालना है ई सेल। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। देखो हमें अभी तक क्या पता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, अगर देखो फिर से मैं आपको रिएक्शन उसको प्रेजेंट करके बताऊँ, तो क्या था, प्लेटिनम था हमारे पास में, प्लेटिनम सॉलिड था। उसके बाद में क्या था, हाइड्रोजन जो था आपका, वो क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना देता, हाइड्रोजन गैस। ठीक, और ये पता था आपको, ये था 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कितना था, 1 बार प्रेशर। ठीक, तो ये था आपका एक हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन इसका pH है 10। तो उसका मतलब हमें क्या, देखो pH इस पर डिपेंड होता है, एच पे डिपेंड होता है। तो हमें इनडायरेक्टली वो क्या बता रहे हैं, वो यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन की बात बता रहे हैं कि यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन गैस का तो कुछ बताया नहीं है, तो उसको 1 बार ही लेंगे हम लोग। लेकिन जो H+ है वो हम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकालेंगे। देखो हमें क्या पता है, हमें पता है pH इक्वल टू कितना होता है, pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो इन्होंने pH की वैल्यू दे रखी है 10। 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच आयन। और फिर से वही हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर भी लगा दो एंटी लॉग, और यहाँ पे भी लगा दो क्या, एंटी लॉग। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, कि सिर्फ एच आयन बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 10। तो मतलब बहुत ही सिंपल से मैंने बताया था कि जिसका भी एंटी लॉग लेना हो उसकी 10 पे उतनी ही पावर लगा दो। तो 10 ही है खुद। तो जो हमारे एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है, 10 की पावर -10। ठीक, तो हमें जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर थी, अब वो कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या पता चल गई, दूसरे पेन से लिख देते हैं, वो हमें पता चल गई 10⁻⁻10 मोलर। तो हमें ये कॉन्सेंट्रेशन पता चला कि अब बस कुछ नहीं करेंगे, हम नर्स इक्वेशन लगाएंगे और बात हो जाएगी खत्म। तो इसको इरेज करते हैं और लगाते हैं इसमें, देखो नर्स इक्वेशन। तो हमने क्या पढ़ा है, हमें निकालना है ई सेल। तो हमने क्या पढ़ा है अपना, ई सेल इक्वल टू क्या पढ़ा है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग KC या फिर QC, कुछ भी लिख देते हैं, QC लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वही वाली बात है कि ई नॉट सेल तो 0 होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो हमें पता ही है। तो उसको फिर से लिख लेते हैं। तो हमारा ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल तो 0 हो गया, हटा देते हैं इसको, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमारे एन की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्या बचा हमारे पास में, बचा लॉग KC या फिर QC जो भी निकालना है। तो उसका भी देखो फिर से रिएक्शन लिख के बता देता हूँ मैं, क्या होता था कि हाइड्रोजन होता था,
वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देता था हमारा हाफ H2। तो देखो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन। अब देखो H2 तो एक गैस है और उन्होंने इसका कुछ प्रेशर के बारे में बात नहीं किया, प्लस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बता रहे हैं तो उसका प्रेशर हम लोग 1 लेके ही चलेंगे, तो ये तो आपका यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, इसको हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बचेगा आपका, जो बचेगा वो बचेगा, तो इसको हम लोग सीधा सीधा यहाँ से हटा देते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आई वो आई log 1 अपॉन H आयन। अब H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 10⁻⁻10, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिर से लिख लेते हैं, ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 0.0591 इंटू लॉग, और ये कितना हो जाएगा, ये अभी देखो आपका 1 अपॉन 10⁻⁻10 है, नहीं तो उसको इरेज करके और ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्टेप ऊपर, पेन चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा आपका माइनस 0.0591, उसके बाद में कितना आ जाएगा आपका इंटू क्या चीज़, log 1 माइनस log 10⁻⁻10। ठीक, ये आ गया। अब log 1 की वैल्यू होती है 0, ये तो सिंपली 0 हो गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये आपका ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 विद इन ब्रैकेट 0 माइनस, अब जो 10⁻⁻10 है तो यहाँ पे कितना जाएगा, -10 का बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा log 10। ठीक, इसको और इरेज कर देते हैं। तो आपका ई सेल क्या हुआ, ई सेल इक्वल टू हो गया माइनस का 0.0591 इंटू, ये तो हट गया, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस देखो प्लस का 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, सिंपली इसके ये, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो डेसिमल एक और शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.591 माइनस का वोल्ट। तो ये आ गया आपका ई सेल, एक ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जहाँ पे कि अगर हमने एक जो सॉल्यूशन लिया है उसका पीएच कितना है, 10 है। तो ये देख लो आप लोग अच्छे से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी आपके। इसके बाद दोस्तों और एनसीईआरटी में 2 अनसॉल्व क्वेश्चन है, तो वो और मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपके इसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना रहे। तो दोस्तों देखते हैं फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला इन्होंने बोला कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या क्या है, देखो निकल है, निकल सॉलिड, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 2Ag पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है 0.002 मोलर, और इससे बन क्या रहा है, इससे बन रहा है आपका निकल डबल पॉजिटिव, Na डबल पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन है इसकी 0.160 मोलर प्लस 2 सिल्वर सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखी है हमें। इसके साथ साथ क्या दे रखा है इन्होंने, ई नॉट सेल दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो उन्होंने क्या दे रखा है, हमें ई नॉट सेल दे रखा है इसका, वो कितना दे रखा है 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट। हमसे पूछा क्या, हमें निकालना है ई सेल। तो ये भी बहुत ही सिंपल हो जाता है, फिर से वही नस इक्वेशन लगाएंगे हमारी। तो नस इक्वेशन क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल था, ई नॉट की वैल्यू मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ 1.05 वोल्ट, माइनस क्या था 0.0591 अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख लो यहाँ पे भी निकल से क्या हो रहा है, निकल डबल पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या था हमारा लॉग क्यूसी, तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल आ जाएगा, Na की कॉन्सेंट्रेशन, Na डबल पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, अच्छे से लिख देता हूँ उसको मैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, निकल डबल पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag की कॉन्सेंट्रेशन, और Ag की बाहर 2 लगाए तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो सारी चीज़ें कर ही लोगे, पहले हम लोग क्या करते हैं लॉग की बात कर लेते हैं जरा। तो देखो यहाँ पे लॉग लिखते हैं, और लॉग के अंदर क्या क्या है, Na डबल पॉजिटिव उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.160 मोलर है, डिवाइडेड बाय क्या है Ag डबल पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है 0.002, और स्क्वायर लगाए तो एक बार फिर से लगा देंगे 0.002। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, तो ये डिजिट बराबर हो गई। अब मैंने क्या किया, अगर 2 से उसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा मेरा 80 यहाँ पे। अब फिर से अगर यहाँ से पॉइंट हटाया तो 3 0 बढ़ेंगे, 1 2 3, सिंपली हो गया 80,000। 80,000 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा आपका 40,000। तो मुझे क्या निकालना है, 40,000 का लॉग निकालना है। अब देखो मैं 40,000 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 40,000 को ये भी लिख सकता हूँ 4 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ का मतलब 10,000, और 4 तो मतलब 40,000 हो गया। अगर आप मुझे इसका लॉग निकालना है, किसका, इस चीज़ का, तो फिर से देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका सिंपल लॉग हो जाएगा log 4 प्लस log 10⁻⁴। log 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ 0.6
02, ये मैंने ऑलरेडी टेबल से देखी हुई है वैल्यू किसकी, log 4 की। और देखो ये वाला जो है log 10⁴, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा log 10। log 10 की वैल्यू आपको बताइए क्या होती है 1। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके आ जाएगा वो 0.602 + 4, मतलब 4.602 आ गई आपकी यहाँ पे log वाली वैल्यू। तो ये सब हटा के लिख देते हैं कितना, 4.602। तो फिर से लिखा देते हैं अपना ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस, इसको सॉल्व कर दो तो कितना रहेगा 0.0295, इतना ही लिखा रहने देते हैं, इंटू 4.602। तो आप लोग उसको फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेना और उसमें माइनस कर देना, आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0.91 वोल्ट। तो यह मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, लेकिन आप लोग फिर से चेक कर लेना। तो यही था हमारे पास, इक्वेशन दे रखी थी, एक ई नॉट सेल दे रखा था, हमसे क्या पूछा था ई सेल, हमने लगाई नर्स इक्वेशन, काम हो गया खत्म। ओके, अब इसी में एक और अनसॉल्व एग्जांपल रह गया है नर्स इक्वेशन का। फिर हमारा ये नर्स इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एटलीस्ट जितने भी बुक में इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन और पढ़ देता हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, एक रिएक्शन दे रखी है, उसका दे रखा है ई नॉट सेल, टेम्परेचर वही बता रखा है 298 केल्विन, और हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, मतलब केसी चाहिए इनको और गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए। रिएक्शन लिख लेते हैं, देखो कितना है 2 Fe ट्रिपल पॉजिटिव, उसके साथ में क्या है प्लस 2I नेगेटिव, इससे बन क्या रहा है 2 Fe डबल पॉजिटिव प्लस I2, और इसका जो ई नॉट सेल हमें ऑलरेडी दे रखा है वो दे रखा है हमें 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट, और उसके साथ साथ क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है वो हमें पता ही है 298 केल्विन, हम लोग इतना ही लगाते हैं। और क्या चाहिए अब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए डेल्टा जी, और क्या चाहिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब डेल्टा जी नॉट चाहिए इनको, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए मतलब केसी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, डेल्टा जी नॉट और केसी। तो निकाल देते हैं, बहुत ही सिंपल है यार, इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें। जो हमने पढ़ा था पहले डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर स्टैंडर्ड हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है ऑफ रिएक्शन तो इक्वल टू कितना होता था -NF ई नॉट सेल, बस बहुत ही सिंपल था। देखो माइनस लगाओ, अब n की बात आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अगर आपको ये रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है थोड़ी सी कि Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, तो पहले इसको देख लो। देखो I को कितना, I के पास कितना था, अगर 2 भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2I है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो ये कितना बन गया I2 बन गया। और यहाँ पे भी देखो कितना था, Fe ट्रिपल पॉजिटिव था, Fe ट्रिपल पॉजिटिव से क्या बना Fe डबल पॉजिटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और ये कितने मॉलिक्यूल हैं 2 है, तो मतलब सिंपली ये होगा कि आपकी n की वैल्यू आ गई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ ट्रांसफर, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। F की वैल्यू हमें पता है 96500 होती है, और ई नॉट सेल ऑलरेडी इन्होंने देख के रखा है कितना 0.236 वोल्ट। तो कर लेना आप, ऑलरेडी कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 45548 जूल। तो ये है, इसको फिर से अगर आपको किलो जूल में रिपोर्ट करना है तो क्या करो, उसको 1000 से डिवाइड कर दो या फिर डेसिमल को 3 पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो कितना कर देंगे 45.54 इंटू 10⁻³ जूल लिख दो, या फिर सिंपली क्या लिख दो उसको किलो जूल। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया, जो हमें डेल्टा जी नेगेटिव निकालना था। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, तो इसका भी हमें रिएक्शन पता है, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक हमने पढ़ा था। तो डेल्टा जी की वैल्यू को यूज करके अब हम लोग क्या निकाल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। क्या निकाला था हमने निकाला था डेल्टा जी, स्टैंडर्ड डेल्टा जी इक्वल टू क्या निकाला था, देखो -NF, तो ऐसे ही था। ई नॉट की हमने जगह क्या लगा दिया था, वो हमने लगा दिया था आपका 2.303 RT log KC अपॉन NF, ठीक। NF से NF कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, तो हमारा जो डेल्टा जी नॉट था वो क्या हो गया था 2.303 RT log KC, ठीक। तो हमें सिंपली log KC निकालना है, तो log KC हमारा किसके बराबर हो जाएगा, log KC इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R इंटू T। माइनस का साइन भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ NF कैंसिल हुआ, माइनस का साइन एज इट इज है। तो ये हो गया हमारा, आप कुछ नहीं वैल्यूज लगानी है और आ जाएगा आंसर सारा। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं रेस,
जो लास्ट का है वही लिखा छोड़ते हैं, ठीक है। वैल्यूज लगा देते हैं, log Kc विल बी इक्वल टू माइनस, अभी हमने डेल्टा जी की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है 45548, ठीक है। ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या करना है 2.303 इंटू आर इंटू टी। और एक चीज़ हमें यहाँ पे और देखनी है, ये पे एक ऑलरेडी माइनस का साइन था और डेल्टा जी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, जो आप लोग करना ध्यान से 45548 अपॉन 2.303 इंटू आर आपको पता ही है 8.314 होता है, और टेम्परेचर पता ही है कितना 298 केल्विन। बस इसको हम लोग लगा के सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो हमारा निकल आएगा log Kc। तो उसको सॉल्व करने में दोस्तों आपका आंसर आएगा log Kc इक्वल टू 7.98, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से वही जैसे करते आ रहे हैं एंटी लॉग से, इधर भी इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे एंटी लॉग से, यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली बचेगा Kc। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 7.9 है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10⁻⁷ तो हो ही जाएगा, और जो बाकी का ये बचेगा इसका हम लोग और देख लेंगे लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में वैल्यू, तो आपकी जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁷ और Kc है तो Kc की कोई यूनिट होती नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो आपका आंसर आ गया ये 9.6 इंटू 10⁻⁷। तो दोस्तों फिलहाल एक काम करते हैं, इस वीडियो में अभी इतने पे ही रुकते हैं, क्योंकि अभी ये चैप्टर क्या है कि ये बहुत ऐसा बड़ा चैप्टर है, प्लस में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम इस वीडियो को क्या करें, धीरे धीरे लेके चलें, एक टाइम पे एक ही टॉपिक को कवर करें ताकि बहुत सारे टॉपिक्स में कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम लोगों ने नर्स इक्वेशन कंप्लीट कर लिया, फिर नर्स इक्वेशन और उसका रिलेशन देख लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में, फिर उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने रिलेशन देखा डेल्टा जी के साथ में, तो वो सारे हमने कवर कर लिए और सारे क्वेश्चन भी कर लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है, तो मैं आपसे वही बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन आप लोग उसको बैठ के खुद से सॉल्व करो, अच्छे से सारी कैलकुलेशन खुद से करो, लॉग टेबल उठाओ, और जिन जिन लोगों को लॉग टेबल में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है वो अपने जितने भी मैथमेटिक्स वाले दोस्त हैं उनको जाके पकड़ो, तो उन लोगों को अच्छे से लॉग समझ में आता है। मैं भी अपने ऐसे जो भी मैथ्स वाले दोस्त थे उन्हीं से जाके सारी चीज़ें पूछता था लॉग वाली, तो आप लोग उनसे पूछो और इसको सॉल्व करो बैठ के। दोस्तों अनटिल अनलेस यू विल नॉट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार पेन उठा के बैठोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, और उसके बाद में फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर आगे जाके प्राइमरी बैटरीज हमारे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उन सब के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिर यहाँ पे ही रुकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई भी और क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगता है कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Take care.